नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर भाजपा के अंदर बवंडर। बिहार में सीएम पिछड़ा तो डिप्टी सीएम अगड़ा क्यों नहीं, और इसी के साथ तार किशोर पर पार्टी राजी तो नंद किशोर पर क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई में भाजपा के भीतर बवंडर है, और नीतीश की कैबिनेट में जिस तरीके से आपराधिक मामला झेल रहे विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उसके बाद भाजपा के भीतर बवंडर है, जिसके बाद इस सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है और किसी भी वक्त बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले सरकार की गलत नीतियों से कृषि अर्थव्यवस्था बर्बाद, किसान भगवान भरोसे जिंदा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का, जहां पर टीएमसी के खिलाफ आक्रामक हुई भाजपा, तो ममता बनर्जी ने कर दी 600 रैलियों की तैयारी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चुना है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा के अंदर बवंडर, बिहार में सीएम पिछड़ा तो डिप्टी सीएम अगड़ा क्यों नहीं, तार किशोर पर पार्टी राजी तो नंद किशोर पर क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में सरकार तो बन गई, लेकिन सत्ता में काबिज दलों के अंदर स्थितियां सहज होती नहीं दिख रही। भाजपा सबसे ज्यादा असहज स्थिति में है। यहां डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बवंडर 3 सवालों पर है। पहला, पिछड़ा वर्ग से ही डिप्टी सीएम देना था तो तार किशोर से बहुत सीनियर नंद किशोर यादव के नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। दूसरा, अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर रेणु देवी को डिप्टी सीएम का पद देना था तो काफी पहले से इस दौड़ में रहे डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम फाइनल क्यों नहीं किया गया। और तीसरा, सीएम नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से हैं तो भाजपा मंगल पांडे जैसे अगड़ी जाति से आने वाले किसी नेता को डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं दिया गया। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भाजपा के इस प्रयोग को पार्टी के नेता सीधे तौर पर नकार तो नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जबरदस्त बवाल है। यही कारण है कि राजभवन तक मंत्रियों का नाम पहुंचाने में भाजपा को देर लगी। प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी असहज हो गए। भाजपा में सीनियर जूनियर के साथ जातिगत गणित की लड़ाई रविवार शाम से ही शुरू हो गई और रविवार को यह चरम पर नजर आई। प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं के अंदर चल रहे गतिरोध को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहारी प्रभारी भूपेंद्र यादव असहज नजर आए। जेडीयू की ओर से जहां संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन जाने की औपचारिकता होती रही, वहीं भाजपा में यह काम बहुत देर तक टलता रहा। शपथ के 4 घंटे पहले डॉक्टर संजय जायसवाल एक सूची लेकर राजभवन पहुंचे। इस सूची में भाजपा के कई सीनियर मंत्रियों के नाम थे, लेकिन वे इस बात से असहज महसूस कर रहे हैं कि उनका नाम इंटर पास डिप्टी सीएम के नाम के बाद लिखा गया। रविवार को एनडीए की बैठक के दौरान तार किशोर प्रसाद का नाम भास्कर सबसे पहले सामने लाया था। रेणु देवी का नाम रविवार शाम से सुर्खियों में आया। भाजपा ने इन दोनों में से किसी नाम की पुष्टि नहीं की थी। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीनियर मंत्रियों के गतिरोध को देखते हुए डिप्टी सीएम पद पर भाजपा बैकफुट पर आ सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले सरकार की गलत नीतियों से कृषि अर्थव्यवस्था बर्बाद, किसान भगवान भरोसे जिंदा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक आपदा से ज्यादा सरकारी रवैये से संकट में है और भाजपा की नीतियों से कृषि की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके अलावा अखिलेश ने आरोप लगाया कि किसानों की कर्ज माफी, उनकी आय दोगुनी करने, उपज की उत्पादन लागत का 1.5 गुना दाम देने के झूठे वादों से उनके वोट ले लिए और फिर कॉर्पोरेट के पास उन्हें बंधक बनाने की साजिश को अंजाम दे दिया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आज बेमौसम बरसात और धान की खरीद में भ्रष्टाचार के चलते किसान बेहाली में है और सरकार उनके प्रति असंवेदनशील व्यवहार कर रही है। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे। उन्होंने दावा किया कि किसान के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल है, मगर बाजार में उसे 1000 से 1200 रुपए में ही धान बेचना पड़ रहा है। इसके साथ धान क्रय केंद्रों पर किसान को अपमानित किया जाता है। इसके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सच तो यह है कि किसान भगवान भरोसे ही जिंदा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों में उसे शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। अब किसान वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वे अपने मन की नई समाजवादी सरकार चुनेंगे और भ्रष्ट भाजपा से निजात पा सकेंगे। आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी कहा था कि किसान के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपए
प्रति क्विंटल है, लेकिन वह बाजार में उसे 800 से 1000 रुपए में ही बेचने पर मजबूर हैं। साथ ही कहा था कि योगी सरकार में किसान अपने सबसे बुरे दौर में हैं। हालांकि यूपी सरकार लगातार किसान की खुशहाली का दावा कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी के खिलाफ आक्रामक हुई बीजेपी तो ममता ने की 600 रैलियों की तैयारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल सरकार का शासन है, जिसके खिलाफ केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते सालों में बीजेपी राज्य सरकार पर राजनीतिक हथियारों का आरोप लगाती रही है। अगले साल चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य का दौरा किया था। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी का जवाब देने की तैयारी कर ली है। बनर्जी ने 22 नवंबर से एक के बाद एक 600 रैलियां करने की योजना बनाई है। ये रैलियां सेव बंगाल फ्रॉम दी बीजेपी के नारे के साथ की जाएंगी। ये रैलियां राज्य के 294 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। इस दौरान तृणमूल के समर्थन में पर्चे बांटे जाएंगे, आम लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम होंगे और कम्युनिटी रेडियो के जरिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा। रेडियो के जरिए पार्टी विज्ञापन नेपाली, तेलुगु, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी जैसी कई भाषाओं में होंगे। पार्टी का लक्ष्य समाज के हर वर्ग का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत पर चल रहे जेडीयू विधायक को मंत्री बनाने पर बवाल, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है। मेवालाल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप रहा है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बताया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसे लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साध रहा है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके कहा था कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री से पूछताछ के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने डीजीपी एसके सिंघल को चिट्ठी लिखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सभी मंत्री करोड़पति, हर दूसरे पर क्रिमिनल केस, भाजपा के रामसूरत सबसे अमीर। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री करोड़पति हैं, यानी सबसे अमीर मंत्री भी करोड़पति है और सबसे कम संपत्ति वाला भी करोड़पति। नए कैबिनेट में सबसे अमीर भाजपा के रामसूरत राय हैं, जिनके पास 26.88 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि सबसे कम 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भाजपा के ही रामप्रीत पासवान के पास है। कैबिनेट की औसत संपत्ति 5.56 करोड़ रुपए है। इस बार कैबिनेट की औसत उम्र 58 साल है। सबसे उम्रदराज मंत्री हैं जेडीयू के विजेंद्र यादव, जो 74 साल के हैं, और सबसे युवा मंत्री हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, जिनकी उम्र 41 साल है। मुकेश सहनी न सिर्फ सबसे युवा हैं, बल्कि सबसे कम पढ़े लिखे भी हैं। सहनी सिर्फ 8वीं पास हैं। नीतीश की नई कैबिनेट में 7 मंत्री ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 4 मंत्री डायरेक्टरेट और 3 मंत्री 12वीं पास हैं। नीतीश समेत 15 मंत्रियों में स्वर्ण समुदाय से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और दलित समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। नई कैबिनेट में 15 में से 9 मंत्रियों पर कोई न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। इस हिसाब से हर दूसरे मंत्री पर क्रिमिनल केस दर्ज है। सबसे ज्यादा 5 मामले वीआईपी के मुकेश सहनी और भाजपा के जीवेश मिश्रा पर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। कई मंत्रियों ने अपने विभागों का दायित्व भी संभाल लिया, लेकिन विपक्ष मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिहार में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब 15% की आबादी वाले मुस्लिम तबके को कोई नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में नहीं दी गई है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी मंत्रिमंडल में किसी अल्पसंख्यक के नहीं शामिल होने पर कहा है कि नीतीश कैबिनेट में किसी अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिली है। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास का दावा झूठा निकला। नीतीश कुमार की आंखों पर बीजेपी आरएसएस ने पट्टा लगा दिया है। बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आए हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और 2 छोटे दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने 11 मुस्लिमों को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सभी चुनाव हार गए। अलग बात है कि विधान पार्षद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में किसी तरह एनडीए सरकार तो बन गई, पर नीतीश बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई है, लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इस बार एनडीए में जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बाद भी नीतीश की सरकार दो छोटे दलों की बैसाखी पर टिकी है, जो चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए हैं। इस स्थिति में जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले न सिर्फ सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाना होगा, बल्कि सभी दलों को विश्वास में भी लेना होगा। अब तक नीतीश कुमार की पहचान राजनीति में बड़े निर्णय लेने वाले के रूप में होती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश के लिए अब बड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना एक चुनौती होगी। जेडीयू के एक नेता भी मानते हैं कि बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते रहे थे। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी, जो सरकार चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। इसके अलावा भी बीजेपी नीतीश के किसी भी फैसले के पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन इस सरकार में यह उतना आसान नहीं दिखता है। इधर बीजेपी के लिए भी सरकार में बड़े दल के रूप में कई चुनौतियां हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों को तरजीह देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसकी सोच नए पौधों को सींचने की होगी, लेकिन यह आसान नहीं दिखता है। नई टीम में अनुभव कम होगा, जबकि लोगों की आकांक्षा बड़ी होगी। वैसे बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने नई टीम को ओवरशैडो से मुक्त करने के लिए बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को भोजपुर और मगध क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। इधर बीजेपी के लिए घोषणा पत्रों को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि इस सरकार में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार का विपक्ष होगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव प्रचार कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी आरजेडी काफी आक्रामक मूड में रहेगी, जिसे बड़ी संख्या में जीतकर आए वामपंथी दलों का भी साथ मिलेगा, जिससे निपटना भी इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार के नए शिक्षा मंत्री पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मेवालाल पर लगे थे करप्शन के ये आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में मंगलवार को नवगठित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ साथ वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरजेडी ने मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। तारापुर के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वे भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के गुपकार गैंग बयान पर महबूबा मुफ्ती ने दिया जवाब, आप करे तो नेशनल, हम करे तो एंटी नेशनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उन्हें गुपकार गैंग की संज्ञा दी है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस गठबंधन में शामिल लोगों को एंटी नेशनल भी कहा है। इसी के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा कि भाजपा सत्ता की भूख के लिए चाहे कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन अगर हम किसी तरह के एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि अमित शाह जी, हम कोई गैंग नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन है जो आपकी आशाओं के विरुद्ध चुनाव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। क्या बोली महबूबा? शाह के कई ट्वीट्स के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कई ट्वीट करे, उन पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, भाजपा की भारत में फूट डालकर और खुद को रक्षक बताकर विपक्षियों को आंतरिक और काल्पनिक शत्रु दिखाने की तरकीब अब पुरानी हो चुकी है। लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा हो जाएगा, जबकि चर्चा का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होनी चाहिए। महबूबा ने आगे लिखा कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना राष्ट्रद्रोह हो गया है। भाजपा सत्ता की भूख के लिए कितने भी गठबंधन कर सकती है, लेकिन हम गठबंधन कर रहे हैं तो वह राष्ट्रहित के खिलाफ है। महबूबा ने
तीसरे ट्वीट में लिखा कि भाजपा की यह पुरानी आदत है। पहले भाजपा कहती थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश की अखंडता के लिए खतरा है और अब इन्होंने गुपकार गठबंधन पर राष्ट्रद्रोही बताना शुरू कर दिया है। विडंबना ये है कि यह बीजेपी है जो संविधान का दिन रात उल्लंघन करती रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी, 17 सीटों को ले अब जाएंगे कोर्ट। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कम वोटों से हार तो दोनों तरफ हुई है, लेकिन मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को यह षड्यंत्र लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत में ले जाएं। आलाकमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं वाम दलों के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है जिन पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना था कि तेज बहादुर ना तो वाराणसी के वोटर हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे। इस आधार पर उसका इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव होना था। तेज बहादुर यादव ने 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। इसे 1 मई को रिटर्निंग अफसर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे 19 अप्रैल 2017 को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तेज बहादुर से कहा गया था कि वह बीएसएफ से इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करे जिसमें उनकी बर्खास्तगी के कारण दिए हों, लेकिन वह निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सके। तेज बहादुर यादव ने कहना है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपने बर्खास्तगी का आदेश दिया था जिसमें साफ था कि उसे अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त किया गया था। याचिका में ये भी कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर ने उसे चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वाजिब समय भी दिया नहीं गया। लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी लोकसभा से नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मामले में उचित निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच की और तेज बहादुर के सभी आरोपों को निराधार पाया और इसी आधार पर उनके नामांकन खारिज होने के फैसले को सही माना गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिला उत्पीड़न को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर साधा योगी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और उत्पीड़न के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी सरकार के मिशन शक्ति को लेकर सवाल किया है कि मुख्यमंत्री बताएं कि यह कितना सफल रहा है। मालूम हो कि कुछ हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मिशन शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। पूछा, सीएम बताएं कि मिशन शक्ति कितना सफल रहा। प्रियंका ने मंगलवार को प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई घटनाओं का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनका मिशन शक्ति कितना सफल रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आ रही खबरें तो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर तो लड़कियों ने जान दे दी क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रियंका हाथरस कांड के वक्त भी प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। हाथरस के पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हुए प्रियंका और राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई थी। यह भी अजीब बात है कि प्रियंका यूपी कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद से लगातार महिला अपराधों, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाती रही है, लेकिन चुनावों में पार्टी इसे मुद्दा नहीं बना पा रही है। हाल के उपचुनाव इसके नजीर हैं, जिसमें 7 में से एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। 4 पर तो जमानत तक जब्त हो गई। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद प्रियंका के यह पहला ट्वीट है जिसमें उन्होंने सीधे सीएम योगी को निशाने पर लिया है। पूरे उपचुनाव के दौरान प्रियंका एक भी बार यूपी नहीं गई, ना ही किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर कानपुर नगर, बुलंदशहर, मथुरा, गोंडा, गोरखपुर, फतेहपुर और लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत पर रिहा मेवालाल को मंत्री बना गिरे नीतीश, तेजस्वी बोले भ्रष्टाचारी को पुरस्कार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली के आरोप डॉक्टर मेवालाल चौधरी को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया है। धांधली का आरोप झेल रहे मेवालाल को राज्य के शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं राजद ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर लिया है।
पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने मेवालाल को मंत्री बनाए जाने को भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने जैसा करार दिया। बुधवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में धांधली की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। इससे पहले राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे उसे नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया है। दूसरी तरफ बिहार के नए शिक्षा मंत्री से पूछताछ के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने डीजीपी एसके सिंघल को पत्र लिखा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।